हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो आज की ये वीडियो एनईपी के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि अभी तक आपके एग्जाम में अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। और जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने उन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपके एग्जाम में वही सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की ये वीडियो हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही कंटेंट को प्रोवाइड करने वाला हूँ। एंड एज यू नो, हम अपनी वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कंटेंट ही पढ़ाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बेसिकली जिन टॉपिक्स से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ, वो सेम क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लेटेस्ट सिलेबस के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि तो जैसा कि आप देख सकते हो, सिलेबस के अंदर टोटल आपको 6 यूनिट्स पढ़नी है। इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि टोटल 90 नंबर का आपका ये पेपर होता है, और आपको 3 घंटे दिए जाते हैं इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए। इसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करना होता है, और हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का होता है। और आप अपने आंसर को या तो हिंदी में लिख सकते हो या फिर इंग्लिश में लिख सकते हो। किसी भी एक मीडियम के अंदर आप अपना क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट कर सकते हो। इस बुक से जो पहले टाइप का आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मौलिक अधिकारों के ऊपर पूछा जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए, उसके बारे में चर्चा कीजिए। तो आइए अब हम समझते हैं कि आखिर मौलिक अधिकार होते क्या हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, और ये अधिकार हर नागरिक को एक सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन जीने का हक देते हैं। ये अधिकार संविधान के भाग 3 यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक में बताए गए हैं, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति संबंधित अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार शामिल है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले हमारे संविधान में सिर्फ 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 1978 में 49वें संविधान संशोधन के बाद संपत्ति के अधिकार को हटाकर सिर्फ कानूनी अधिकार बना दिया गया, और हमारी न्यायपालिका यानी अदालतें इन अधिकारों की रक्षा करती हैं। तो आइए अब हम भारतीय संविधान के द्वारा प्रदान की गई जो मौलिक अधिकार है, उनको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे समानता के अधिकार के बारे में। और समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में बताया गया है। तो अनुच्छेद 14 कहता है, कानून के समक्ष सभी समान हैं। इसका मतलब है कि भारत में हर व्यक्ति को कानून की नज़र में समान माना जाएगा। किसी के भी साथ जाति, धर्म, लिंग या भाषा या उसके क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 है, भेदभाव का निषेध। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, रंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। अनुच्छेद 16 है, सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता। इस अनुच्छेद के अनुसार सभी नागरिकों को सरकारी नौकरियों और सेवाओं में बराबर का मौका मिलेगा। किसी के भी साथ धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 है, अस्पृश्यता का अंत। इस अनुच्छेद के अनुसार अस्पृश्यता यानी छुआछूत को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है, और ये कानूनी दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 18 है, उपाधियों का अंत। तो इस अनुच्छेद के अनुसार भारत में सरकार किसी भी नागरिक को किसी भी तरह की उपाधि यानी टाइटल नहीं दे सकती, जैसे सर, राजा, नवाब एक्सेट्रा। इसका ऑब्जेक्टिव समानता को बनाए रखना है। तो आइए हम बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, जिसका उल्लेखन अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में किया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनुच्छेद 19 के तहत भारत के नागरिकों को 6 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को स्वतंत्र रूप से जी सकें। जिसमें पहली है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी अपनी बात को बोलने और लिखने का अधिकार। सेकंड है शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, मतलब बिना हिंसा के इकट्ठा होने का अधिकार। तीसरा है संगठन या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता। फोर्थ है देश में कहीं भी घूमने की आज़ादी। फिफ्थ है कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। और लास्ट है
कानूनी तरीके से कोई भी बिजनेस या पेशा यानी प्रोफेशन करने की आज़ादी। अनुच्छेद 20 में सजा से संबंधित संरक्षण के अधिकार के बारे में बताया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अनुच्छेद नागरिकों को आपराधिक मामले में 3 तरह की सुरक्षा देता है ताकि उनके साथ अन्याय ना हो। पहली है, एक अपराध की सिर्फ एक ही सजा होगी, यानी एक अपराध के लिए बार बार सजा नहीं दी जा सकती। सेकंड है, अपराध के टाइम पर जो कानून था उसी के अकॉर्डिंग सजा दी जाएगी। और थर्ड है, किसी को भी खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। तो इस अनुच्छेद के अनुसार हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है और उसे सम्मान पूर्वक जीवन जीने की स्वतंत्रता मिलती है। अनुच्छेद 21 में शिक्षा के अधिकार के बारे में बताया गया है। ये अनुच्छेद कहता है कि सरकार 6 से लेकर 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संबंधित संरक्षण के अधिकार के बारे में बताया गया है। यह अनुच्छेद नागरिकों को कुछ विशेष परिस्थितियों में गिरफ्तारी के समय सुरक्षा प्रदान करता है ताकि उनके साथ अन्याय न हो। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है, उसे वकील रखने और कानूनी सलाह लेने का अधिकार होता है। तो आइए हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में, जिसके बारे में हमारे संविधान में अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक में बताया गया है। अनुच्छेद 23 है मानव तस्करी और जबरन मजदूरी पर प्रतिबंध। तो ये अनुच्छेद कहता है कि मानव की खरीद फरोख्त पूरी तरीके से निषेध है। जबरदस्ती करना भी एक कानूनी अपराध है। अनुच्छेद 24 है बाल श्रम पे प्रतिबंध। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस अनुच्छेद के अनुसार 14 साल से कम उम्र के बच्चों से कारखानों, खदानों या किसी खतरनाक जगह पे काम करवाना बिल्कुल ही प्रतिबंध है। तो आइए हम बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, जिसके बारे में हमारे संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 में बताया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस अनुच्छेद के अनुसार हर नागरिक को अपने धर्म को मानने और उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले अधिकार की तरफ, जो कि संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार है, जिसके बारे में हमारे संविधान में अनुच्छेद 29 से 30 में बताया गया है। तो अनुच्छेद 29 है संस्कृति, भाषा और लिपि को सुरक्षित रखने का अधिकार। इस अनुच्छेद के अनुसार हर व्यक्ति या समुदाय अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित यानी बचाने का अधिकार होता है उसके पास। अनुच्छेद 30 है शैक्षणिक संस्थान को स्थापित करने का अधिकार। तो इस अनुच्छेद के अनुसार हर समुदाय को अपनी भाषा, धर्म या संस्कृति के अनुसार शैक्षणिक संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज को स्थापित करने और उसे चलाने का पूरा अधिकार है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले अधिकार की तरफ, जो कि है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके बारे में अनुच्छेद 32 में बताया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनुच्छेद 32 को मौलिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की हृदय यानी हार्ट और आत्मा कहा है। तो इस अधिकार के अकॉर्डिंग अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार छीन लिया जाता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रिट यानी आदेश को जारी कर सकता है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है अधिकार परीक्षा, चौथा है उत्प्रेक्षण और पांचवा है प्रतिषेध। बुक से जो नेक्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषता है उसके बारे में बताइए। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ, जिसमें सबसे पहले हम बताएंगे कि आखिर संविधान होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है जो सभी के लिए समान होता है, जिसका पालन देश के सभी नागरिकों के द्वारा किया जाता है। संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो समाज की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार अपने आप में परिवर्तन जारी रखता है। तो आइए हम बात करते हैं हमारे भारतीय संविधान के बारे में। तो भारतीय संविधान एक लिखित दस्तावेज है जो देश की शासन व्यवस्था के संचालन के लिए नियम कानूनों का एक समूह है, जिसका पालन देश के सभी नागरिकों के द्वारा किया जाता है। तो आइए हम बात करते हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी और 26 नवंबर 1949 तक भारतीय संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था, जिसे बनने में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिनों का समय लगा था। अंततः भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो आइए हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। तो इसकी पहली विशेषता है मौलिक अधिकार। तो भारतीय संविधान में
मौलिक अधिकार सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति संबंधित अधिकार और संवैधानिक उपचारों के अधिकार शामिल हैं। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, क्योंकि भारत ने किसी भी एक धर्म को राज्य के धर्म की मान्यता नहीं दी। भारत एक धर्मनिरपेक्ष प्रकृति वाला राज्य है, जिसमें सभी धर्मों को समान महत्व और सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, जिसमें जनता सार्वभौमिक मताधिकार का यूज़ करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है। नेक्स्ट है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है, जो बिना किसी के दबाव में आकर स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। न्यायपालिका संविधान और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन या हनन होता है, तो वो व्यक्ति न्यायालय जा सकता है। न्यायपालिका संवैधानिक मूल्य की अवहेलना करने वाले कानूनों को रद्द या फिर असंवैधानिक करार कर सकती है। नेक्स्ट है एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो कि भारतीय संविधान की विशेषता है। नेक्स्ट है सबसे लंबा और लिखित संविधान। भारतीय संविधान दुनिया के सभी लिखित संविधानों में सबसे लंबा और लिखित संविधान है, जिसमें 25 भाग, 12 अनुसूचियाँ और 448 अनुच्छेद शामिल हैं। नेक्स्ट है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। भारत एक पूरा स्वतंत्र और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, जहां देश का नेता जनता के द्वारा सीधे चुना जाता है। असली ताकत जनता के पास होती है और भारत अपने फैसले खुद ले सकता है, किसी के दबाव में नहीं। नेक्स्ट है संसदीय व्यवस्था। भारत ने संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली है, जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं और जनता के हित में कानून बनते हैं। इस सिस्टम में प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। नेक्स्ट है संघीय प्रणाली। भारत ने संघीय प्रणाली कनाडा से ली है, जिसमें पावर केंद्र और राज्यों में बटी होती है, ताकि बैलेंस बना रहे। संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट हैं, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जो बताती है कि किसका काम क्या है। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के भाग 4 यानी अनुच्छेद 36 से 51 तक सरकार के लिए कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, जिन्हें हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। इनका मकसद ये है कि सरकार ऐसे कदम उठाए जो लोगों की भलाई के लिए हों। इन्हीं के आधार पर सरकार कई वेलफेयर स्कीम को भी लेकर आती है, ताकि देश में एक अच्छे और लोक कल्याणकारी राज्य की नींव रखी जा सके। नेक्स्ट है कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण। भारतीय संविधान सख्ती और लचीलेपन दोनों का मिला जुला उदाहरण है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आसानी से बदला जा सकता है, जबकि कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें बदलने के लिए खास प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। तो नेक्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो न्यायपालिका के ऊपर पूछा जाता है, यानी कोर्ट के ऊपर पूछा जाता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में भारत में न्यायपालिका की भूमिका के बारे में बताइए। कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, इसके बारे में बताइए। और समटाइम्स आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं संविधान संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायपालिका की भूमिका के बारे में बताइए। और कभी कभी आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें पूछा जाता है कि भारत में न्यायपालिका की भूमिका के बारे में बताइए। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये वो सभी क्वेश्चंस हैं जो कि अभी तक आपके एग्जाम में अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। और अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पर पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि न्यायपालिका यानी जो हमारी कोर्ट है उसके राइट्स के बारे में बताइए, वो क्या काम करती है उसके बारे में बताइए, उसकी भूमिका के बारे में बताइए। तो चलिए समझते हैं आखिर न्यायपालिका यानी कोर्ट होती क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यायपालिका सरकार का एक अहम हिस्सा है, जो कि कानून की व्याख्या करती है, विवादों को सुलझाती है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि न्यायपालिका यानी कोर्ट डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट पिलर है, क्योंकि ये इंश्योर करती है कि हर काम कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान और लॉ के अकॉर्डिंग हो। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि भारत में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है,
यानी स्वतंत्र है। इसीलिए ये बिना किसी के प्रेशर में, बिना किसी के दबाव में फेयर डिसीजन ले सकती है, यानी ये बिना किसी के दबाव में निष्पक्ष न्याय करती है। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं भारत में न्यायपालिका की संरचना के बारे में, यानी इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है, यानी इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, जिसमें सभी न्यायालय एक श्रृंखला के रूप में जुड़े हुए हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो, जिसमें सबसे नीचे अधीनस्थ न्यायालय आता है, यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं, और उसके ऊपर उच्च न्यायालय आते हैं, यानी हाई कोर्ट आते हैं, और सबसे ऊपर आते हैं उच्चतम न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट। सो आई होप आपको कोर्ट यानी न्यायालय क्या होता है इसके बारे में समझ में आ गया होगा, और इसके स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसमें सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे आता है हाई कोर्ट, और सबसे नीचे आता है सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो इसके बाद चलिए अब हम समझते हैं कि न्यायपालिका के क्या पावर्स होते हैं, यानी कोर्ट की क्या शक्तियाँ होती हैं, उन्हें समझते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यायपालिका यानी कोर्ट के पास संविधान की व्याख्या करने की पावर है। मतलब न्यायपालिका यानी जुडिशरी को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। जब किसी कानून या अनुच्छेद में भ्रम होता है, यानी कन्फ्यूजन होती है, तो कोर्ट उसे क्लियर करता है। इससे ये इंश्योर होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सही तरीके से फॉलो हो। अगर किसी अनुच्छेद या किसी कानून में कन्फ्यूजन होती है तो कोर्ट क्या करता है, कोर्ट उसे क्लियर करता है। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जिससे कि आपको ये और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। लेट सपोज स्कूल में कोई रूल लिखा गया है, कोई नियम लिखा गया है, लेकिन काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो उस रूल को समझ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में टीचर क्या करता है, टीचर सामने आता है और उसको अच्छे से समझाता है कि एग्जैक्टली उस नियम का मतलब क्या है, वो रूल है क्या। तो ठीक इसी तरीके से कोर्ट भी कानून का सही मतलब बताता है, सही मतलब समझाता है कि इस कॉन्टेक्स्ट में इस नियम का मतलब क्या है। सो आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो हमारी न्यायपालिका है उसके पास संविधान की व्याख्या करने की पावर है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यायपालिका यानी कोर्ट के पास रिव्यू करने की पावर है, मतलब न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। तो मैं आपको बता दूं कि न्यायपालिका यानी जुडिशरी ये चेक कर सकती है कि गवर्नमेंट या पार्लियामेंट के जो बनाए नियम हैं, जो लॉज हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं। और लेट सपोज अगर कोई ऐसा नियम बन जाता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो न्यायपालिका के पास ये पावर है कि वो उस नियम को कैंसिल कर सकती है, उस रूल को कैंसिल कर सकती है। और मैं आपको बता दूं कि न्यायपालिका यानी जुडिशरी की ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने का एक अच्छा तरीका है, एक अच्छा मेथड है, क्योंकि इसकी वजह से सरकार मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकती। तो चलिए इसे भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जिससे कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। लेट सपोज टीचर देखता है कि जो क्लास का मॉनिटर है वो रूल्स को फॉलो कर रहा है या नहीं, वो इस चीज़ को रिव्यू करता है। और अगर टीचर ये पाता है कि जो मॉनिटर है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो ऐसे में टीचर उस मॉनिटर को समझाता है, और टीचर उस मॉनिटर को रोक सकता है कि तुम सही तरीके से काम नहीं कर रहे हो। तो ठीक इसी तरीके से कोर्ट भी सरकार के काम को रिव्यू करती है और देखती है कि जो सरकार है वो सही तरीके से काम कर रही है या नहीं। और अगर सरकार कोई ऐसा नियम, कोई ऐसा कानून बनाती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो चाहे तो जो न्यायपालिका है वो उस नियम को कैंसिल कर सकती है। मतलब न्यायपालिका ये इंश्योर करती है कि जो भी नियम या कानून सरकार के द्वारा बनाए जाएं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही रहें। और अगर ऐसा नहीं है तो कोर्ट उस नियम, उस कानून को कैंसिल भी कर सकती है। कोर्ट के पास ये पावर है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो न्यायपालिका है वो सरकार के नियम और कानून को रिव्यू करती है, चेक करती है। तो इससे हमें समझ में आता है कि न्यायपालिका के पास पुनरावलोकन की शक्ति है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यायपालिका यानी जुडिशरी लोगों के, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करती है। मतलब न्यायपालिका यानी जुडिशरी सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन करती है। और अगर किसी के राइट्स वायलेट होते हैं तो वो व्यक्ति, वो पर्सन कोर्ट में जा सकता है। और इसमें कोर्ट क्या करती है, कोर्ट उस व्यक्ति को जस्टिस दिलाने के लिए, उसे न्याय दिलाने के लिए कई सारे स्टेप्स लेती है, जिससे कि किसी भी नागरिक के साथ अन्याय ना हो। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को कोई पुलिस जानबूझकर पकड़ लेती है और उसकी कुछ गलती भी नहीं है, तो वो जो व्यक्ति है वो कोर्ट में जा सकता है। और कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट उसे छोड़ने का आदेश दे सकती है।
इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यायपालिका के पास रिट जारी करने की भी शक्ति है, मतलब सुप्रीम कोर्ट जिसमें अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत जो न्यायपालिका है वो रिट जारी कर सकती है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो रिट्स हैं, ये जो ऑर्डर्स हैं, वो गवर्नमेंट या ऑफिशियल को सही तरीके से काम करने के लिए फोर्स करते हैं। और इसके साथ ही ये जो रिट्स हैं, ये सिटीजन्स के राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके थ्रू जल्दी ही इफेक्टिव जस्टिस मिलता है। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, आप उसके पास जाते हो कुछ काम करवाने के लिए, ठीक है, लेकिन वो आपका काम जानबूझ के नहीं करता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, आप कोर्ट में जाकर उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो। और ऐसे में क्या होगा, जो न्यायपालिका है वो रिट जारी करेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो ऑर्डर्स होते हैं वो गवर्नमेंट और जितने भी जो ऑफिसर्स होते हैं उसको काम करने के लिए फोर्स करते हैं। सो आई होप आपको ये पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि न्यायपालिका के पास रिट जारी करने की भी पावर है। तो न्यायपालिका की अगली पावर है न्यायिक सक्रियता। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब गवर्नमेंट या पार्लियामेंट किसी इंपॉर्टेंट इशू पर ध्यान नहीं देती, तो ऐसे में जो जुडिशरी है वो खुद एक्टिव होकर उसमें इंटरफेरेंस कर सकती है। और मैं आपको बता दूं कि ये जनरली PIL यानी जनहित याचिका में देखा जा सकता है। तो इससे क्या होता है, जो सोसाइटी में कमज़ोर वर्ग हैं उनको भी न्याय मिल पाता है। तो चलिए इसे भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जिससे कि आपको ये पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ जाए। लेट्स सपोज किसी इलाके में गंदा पानी जमा हो गया है और उसकी वजह से बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं। तो ऐसे में सरकार कुछ काम नहीं कर रही, कोई भी एक्शन नहीं ले रही। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट उसमें इंटरफेरेंस कर सकती है और वो सफाई कराने का आदेश दे सकती है। तो इसमें न्यायपालिका एक्शन कैसे लेगी, वो रिट जारी करेगी। और जब रिट जारी होता है तो ये जो ऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये गवर्नमेंट और जितने भी जो ऑफिसर्स हैं उन्हें काम करने के लिए फोर्स करते हैं। तो इसकी वजह से जितने भी जो गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं वो एक्टिव मोड में आ जाते हैं कि उन्हें वहाँ पर सफाई करानी पड़ेगी, वो काम करना पड़ेगा। सो आई होप आपको ये पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अगर गवर्नमेंट किसी मुद्दे पर एक्शन नहीं ले रही तो कोर्ट उसमें इंटरफेरेंस कर सकती है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जुडिशरी होती है यानी जो न्यायपालिका होती है वो विवादों के समाधान का काम भी करती है, यानी सेटलमेंट का काम भी करती है। मतलब न्यायपालिका यानी जुडिशरी अलग अलग डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती है। जैसे अगर कोई डिस्प्यूट होता है स्टेट्स के बीच या फिर सेंटर और स्टेट के बीच, यहाँ पर मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच अगर कोई वाद विवाद है तो उसको कौन सॉल्व कराएगा, न्यायपालिका। मतलब न्यायपालिका के पास ये पावर है, अगर किन भी दो स्टेट के बीच कोई डिस्प्यूट होता है, कोई विवाद होता है, तो न्यायपालिका उसमें इंटरफेरेंस कर सकती है और दोनों के बीच, दोनों राज्यों के बीच, दोनों स्टेट्स के बीच सेटलमेंट करवा सकती है। तो अब इससे क्या होता है, लड़ाई झगड़े नहीं होते और देश में शांति और व्यवस्था बनी रहती है। सुप्रीम कोर्ट कुछ मामलों में सीधे सुनवाई भी कर सकता है। ये व्यवस्था देश को स्थिर बनाने के लिए ज़रूरी है, यानी देश को अगर स्टेबल रखना है तो इसके लिए ये व्यवस्था ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, दो स्टेट हैं जिनके बीच पानी को लेकर समस्या है, पानी को लेकर दोनों स्टेट्स के बीच डिस्प्यूट है, विवाद है, तो ऐसे में कोर्ट क्या फैसला ले सकती है कि कौन सा पानी किसको मिलेगा। लेट्स सपोज 2 रिवर से पानी आ रहा है, तो कौन सा पानी किसको मिलेगा, पानी का बंटवारा कैसे होगा, ये कोर्ट फैसला करेगी और इस तरीके से वो दोनों के बीच सेटलमेंट करवाएगी। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि न्यायपालिका के पास विवादों के समाधान की पावर है, यानी सेटलमेंट करवाने की पावर है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि न्यायपालिका यानी जुडिशरी के पास दंड देने की शक्ति है, यानी पावर ऑफ पनिश है। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो अगर कोई लॉ तोड़ता है, कोई कानून तोड़ता है, तो कोर्ट उसे पनिशमेंट दे सकता है। अब पनिशमेंट किस तरीके से दे सकता है, या तो वो उस पर फाइन लगा सकता है या तो फिर वो उस व्यक्ति को जेल में डाल सकता है। तो इससे होगा क्या, लोगों में कानून का डर रहता है और क्राइम कम होते हैं। और ये जो कानून होते हैं, जो ऑर्डर्स होते हैं, ये बनाने के लिए जो न्यायपालिका है वो हेल्प कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो कोर्ट उसे सज़ा दे सकती है, पनिशमेंट दे सकती है, या तो वो उसे जेल में डाल सकती है या तो उस पर जुर्माना लगा सकती है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो न्यायपालिका है उसके पास दंड देने की भी पावर है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यायपालिका यानी जुडिशरी के पास विधायिका और कार्यपालिका को कंट्रोल करने की पावर है। मतलब न्यायपालिका यानी जुडिशरी ये इंश्योर करती है कि गवर्नमेंट और पार्लियामेंट अपने लिमिट्स में रहकर काम करें, और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाते हैं तो कोर्ट उन्हें रोक सकती है।
तो इससे होता क्या है, इससे पावर बैलेंस बना रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सरकार कोई गलत कानून बनाती है तो जो कोर्ट है वो उसे कैंसिल कर सकती है, उसे रोक सकती है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि इलेक्शंस में जो भी वाद विवाद होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, उनको उनके रिजोल्यूशन के लिए भी जो पावर्स होती है वो किसके पास होती है, जुडिशरी के पास होती है, यानी न्यायपालिका के पास होती है। मतलब अगर इलेक्शन के दौरान कोई भी डिस्प्यूट या कोई भी कंप्लेंट होती है तो जुडिशरी उसे सॉल्व करती है। इससे जो चुनाव प्रक्रिया है वो निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहती है, यानी ट्रांसपेरेंट बनी रहती है, जो कि लोकतंत्र को मजबूत करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। तो चलिए इसे भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए इलेक्शन में अगर कोई कैंडिडेट है, वो क्या करता है, वोटों की चीटिंग करता है, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट उस व्यक्ति पर, उस कैंडिडेट पर एक्शन लेने का ऑर्डर दे सकती है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जुडिशरी के पास एडवाइजरी पावर भी होती है। मतलब प्रेसिडेंट आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से लीगल एडवाइस ले सकता है। मतलब प्रेसिडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ऐसी सिचुएशन में जो जुडिशरी है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकती है। हालांकि ये जो एडवाइस होती है, ये जो राय होती है, ये बाध्यकारी नहीं होती, फिर भी इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रेसिडेंट को किसी कानून में डाउट होता है तो वो कोर्ट से पूछ सकता है क्या ये सही है या गलत है, और जो फाइनल डिसीजन है वो खुद ले सकता है। हालांकि सो आई होप अब आपको सारी की सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी कि न्यायपालिका होती क्या है, न्यायपालिका की संरचना क्या है, और इसके अलावा न्यायपालिका के पास कौन कौन सी पावर्स हैं, उसके क्या क्या काम होते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन दिखाए थे उसमें आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस में डायरेक्टली सेपरेटली ये क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है कि न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू है क्या, उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। तो अब हम बात करते हैं आखिर न्यायिक पुनरावलोकन होता क्या है। ऊपर तो हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लाइन पढ़ा था, लेकिन अब हम न्यायिक पुनरावलोकन होता क्या है इसको डिटेल में समझते हैं। बिकॉज आपके एग्जाम में कई बार इस टॉपिक पर यानी न्यायिक पुनरावलोकन पर सेपरेटली क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यायिक पुनरावलोकन वो प्रोसेस है जिसके माध्यम से कोर्ट चेक करता है कि कोई कानून संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं। और लेट सपोज अगर कानून गलत पाया जाता है तो जो कोर्ट है वो उसे रद्द भी कर सकता है। न्यायपालिका उस कानून को, उस नियम को रद्द कर सकती है, यानी कैंसिल भी कर सकती है। और मैं आपको बता दूं कि ये न्यायपालिका यानी जुडिशरी की सबसे इम्पोर्टेंट पावर में से एक है। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज अगर सरकार ने कोई ऐसा रूल बना दिया जिससे कि लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है, उनके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट उस नियम को, उस कानून को रद्द कर सकती है, हटा सकती है, यानी कैंसिल कर सकती है। तो इसके बाद चलिए हम समझते हैं न्यायिक पुनरावलोकन के महत्व के बारे में, यानी इसके इम्पोर्टेंस के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यायिक पुनरावलोकन संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखता है। मतलब जुडिशरी रिव्यू ये इंश्योर करता है कि सरकार सबसे ऊपर रहे और सभी कानून उसी के अकॉर्डिंग चले। तो इससे होता क्या है, इससे देश में कानून का शासन बना रहता है और कोई भी संस्था, कोई भी इंस्टीट्यूट संविधान से ऊपर नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अथॉरिटी है जो कि अपने पावर्स का मिसयूज़ करती है, गलत यूज़ करती है, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट उसे रोक सकती है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यायिक पुनरावलोकन मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, यानी फंडामेंटल राइट्स की हेल्प करता है, रक्षा करता है। मतलब अगर कोई ऐसा कानून है जो कि सिटीजन्स के राइट्स को वायलेट करता है तो न्यायपालिका यानी जुडिशरी उसे हटा सकती है। इससे नागरिकों की स्वतंत्रता सुरक्षित होती है। और मैं आपको बता दूं कि यही लोकतंत्र का मूल आधार है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रूल लोगों की फ्रीडम को छीनता है तो कोर्ट उसे कैंसिल कर सकती है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यायिक पुनरावलोकन बुनियादी संरचना की रक्षा करता है। तो आपने केशवा भारती वर्सेस केरल राज्य का किस्सा सुना ही होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान की जो मूल संरचना है उसे बदला नहीं जा सकता। और मैं आपको बता दूं कि न्यायिक पुनरावलोकन इसी सिद्धांत की रक्षा करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सरकार यानी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक रूल्स हैं उन्हें बदलने की कोशिश करे तो कोर्ट उसे रोक सकती है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यायिक पुनरावलोकन लोकतंत्र की रक्षा करता है। मतलब जुडिशियल रिव्यू ये इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट अपने पावर्स का मिसयूज़ ना करें और सभी संस्थाएं कानून के अनुसार चले, रूल्स को फॉलो करें, और इसकी वजह से लोकतंत्र मजबूत होता है।
फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अथॉरिटी अपने पावर्स का मिसयूज करती है तो कोर्ट उसे रोक देती है। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पावर्स को बैलेंस करने का भी काम करती है। मतलब ये विधायिका और कार्यपालिका की सीमाएं तय करता है, जिससे कोई भी संस्था बहुत ज़्यादा पावरफुल ना हो सके। तो इससे होता क्या है, इससे सत्ता का संतुलन बने रहता है, यानी जो पावर है वो बैलेंस में रहती है और इससे तानाशाही की जो संभावना रहती है वो कम रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन से, कोई भी संस्था है, कोई भी अथॉरिटी है, वो ज़्यादा पावर लेने लगे तो कोर्ट उसे रोक देती है। सो आई होप अब तक आपको सारी की सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, जिसमें अभी तक हमने समझा कि आखिर न्यायपालिका होती क्या है और न्यायपालिका यानी जो जुडिशरी है उसके लेवल्स क्या क्या होते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं, उसकी संरचना क्या होती है, न्यायपालिका की क्या संरचना है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और इसके अलावा न्यायपालिका यानी जुडिशरी यानी कोर्ट के क्या क्या पावर्स होते हैं, कोर्ट क्या काम करती है, भारत में उसका क्या रोल है, ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और इसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन होता क्या है, ये टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो मैंने आपको ऊपर क्वेश्चंस दिखाए थे उन सभी क्वेश्चंस में से अगर किसी भी तरीके से आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका जो आंसर रहने वाला है वो सेम रहने वाला है। ऊपर से लेकर नीचे तक आपको सारे के सारे पॉइंट्स लिखने हैं। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत की न्यायपालिका लोकतंत्र का रक्षक है और इसकी शक्तियाँ और स्वतंत्रता ये सुनिश्चित करती है कि संविधान की सर्वोच्चता बनी रहे और नागरिकों को न्याय मिलता रहे। मतलब अगर किसी के साथ भी गलत होता है तो कोर्ट उसे न्याय दिलाती है। 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 73वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग ग्रामीण क्षेत्रों में स्वशासन के अधिकार दिए गए थे, यानी पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था, विकेंद्रीकरण किया गया था। ठीक इसी तरीके से 74वें संविधान संशोधन में शहरों में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था, यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण किया था, शहरों में कुछ अधिकार दिए गए थे, जिससे कि 73वें संविधान संशोधन से पंचायतें बनी और 74वें संविधान संशोधन से जो हमारे एमसीडी होते हैं, यानी जो नगर पालिका होती है, वो बने। तो चलिए हम इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि अभी तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे विकेंद्रीकरण के बारे में पूछा जा रहा है। इसके अलावा 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के बारे में पूछा जा रहा है। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन देंगे जिसमें हम बताएंगे कि विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट्स का कुछ हिस्सा स्थानीय स्तर की सरकारों को देती है तो इसे ही कहते हैं विकेंद्रीकरण, यानी डिसेंट्रलाइजेशन। ये स्थानीय संस्थाएं गांव में पंचायतें और शहर में नगर पालिका होती है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि विकेंद्रीकरण का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि लोग खुद से अपने क्षेत्र की समस्याओं का हल निकालें, ना कि सरकार पर पूरी तरीके से निर्भर हो जाएं। इससे स्थानीय स्वशासन मजबूत होता है, जनता की सीधी भागीदारी होती है और सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि विकेंद्रीकरण को लेकर अलग अलग विचारकों ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है, अपनी अपनी परिभाषा दी है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। इनमें से आप 2 से 3 परिभाषा को अगर अपने एग्जाम में लिखते हो तो आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो चलिए हम बात करते हैं 73वें संविधान संशोधन के बारे में, जो कि पंचायती राज से रिलेटेड है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था गांव स्तर पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को मजबूत करना और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देना था। तो चलिए हम बात करते हैं 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान के बारे में, यानी इसके मेन प्रोविजंस के बारे में कि इसमें क्या क्या बातें की गई थी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग गांव के स्थानीय स्वशासन को 3 स्तरों पर बांटा गया था। इसमें गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, तहसील स्तर पर पंचायती समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद था। तो चलिए इसमें सबसे पहले बात करते हैं गांव स्तर पर ग्राम पंचायत के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सबसे निचला स्तर है और ये गांव की छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करती है, जैसे सड़क, पानी और सफाई। तो इसके ऊपर आता है तहसील समिति या फिर आप कह सकते हो पंचायती समिति। तो मैं आपको बता दूं कि इसे मध्यम स्तर पंचायत कहा जाता है। ये कई ग्राम पंचायतों के बीच तालमेल बिठाती है और विकास योजनाओं की निगरानी करती है। और इसके बाद सबसे ऊपर आता है जिला स्तर पर, यानी जिला परिषद। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सबसे ऊंचा स्तर है। ये पूरे जिले के विकास कार्यों की योजना बनाती है और बजट का प्रबंधन करती है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस संविधान संशोधन के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है,
और पंचायतों को 29 विषयों पर अधिकार दिए गए हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, जल आपूर्ति, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, सामाजिक कल्याण एक्सेट्रा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान में ये भी बताया गया है कि गांव में नियमित रूप से चुनाव कराना अनिवार्य होगा। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्राम पंचायतों का चुनाव हर 5 साल में करवाना अनिवार्य होगा। और अगर किसी रीजन की वजह से पंचायत भंग हो जाती है तो 6 महीने के भीतर ही चुनाव कराना जरूरी है। और मैं आपको बता दूं कि इस संविधान संशोधन में आरक्षण का यानी रिजर्वेशन का भी प्रावधान किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि एससी और एसटी के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात पर सीटों को आरक्षित किया गया है और महिलाओं के लिए कम से कम 33% सीटें आरक्षित हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि पंचायत चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने के लिए हर राज्य में एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया जाएगा और इसका प्रावधान 73वें संविधान संशोधन में किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि 73वें संविधान संशोधन में जो अगला प्रावधान है वो है राज्य वित्त आयोग यानी स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पंचायतों को वित्तीय सहायता और कर लगाने के सुझाव देने के लिए हर राज्य में राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। इसके अलावा इस संविधान संशोधन के तहत पंचायतों को अपने क्षेत्र में टैक्स और शुल्क लगाने तथा वसूलने का अधिकार दिया गया है। तो जो अगला प्रावधान है वो पंचायतों की शक्तियों और कार्यों के बारे में यानी पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पंचायत। तो मैं आपको बता दूं कि सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ये सभी पंचायतों के विकास कार्य हैं। इसके साथ ही अपने क्षेत्रों से टैक्स और शुल्क वसूलना ये सभी पंचायतों के कार्य हैं। इसके अलावा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना, विवाह पंजीकरण करना ये सभी पंचायतों के प्रशासनिक कार्यों के अंदर आते हैं। तो 73वें संविधान संशोधन को समझने के बाद चलिए हम बात करते हैं 74वें संविधान संशोधन के बारे में, जो कि नगर पालिका से रिलेटेड है यानी अपने एरिया में जो एमसीडी है उससे रिलेटेड है। तो मैं आपको बता दूं कि 74वां संविधान संशोधन भी 1992 में ही हुआ था और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो शहरों में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को मजबूत करना और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देना था। तो चलिए हम बात करते हैं 74वें संविधान संशोधन के मुख्य प्रावधान यानी मेन प्रोविजंस के बारे में कि आखिर इस संविधान संशोधन में नगर पालिका के लिए क्या क्या कहा गया है, उनके पास क्या क्या अधिकार हैं और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो इसमें सबसे पहले नगर पालिका की संरचना और उसके प्रकार के बारे में बताया गया है यानी स्ट्रक्चर और टाइप के बारे में बताया गया है। जिस तरीके से ग्राम पंचायतों को भी 3 स्तरों में बांटा गया था, ठीक इसी तरीके से नगर पालिका को भी 3 स्तरों में बांटा गया है। तो इसमें सबसे ऊपर आता है नगर निगम यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बड़े शहरों में जहां पर 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या है वहां पर है। तो इसके बाद आता है नगर परिषद यानी म्युनिसिपल काउंसिल। मैं आपको बता दूं कि ये मध्यम आकार के शहरों में होती है। और लास्ट में आता है नगर पंचायत, ये छोटे कस्बों और अर्ध शहरी क्षेत्रों में होते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है और शहरी स्थानीय निकायों को 18 विषयों पर अधिकार दिए गएंगे। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे शहरी योजना, सड़कों और पुलों का निर्माण, जल आपूर्ति, सफाई, सीवरेज, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, गरीबों के लिए आवास और परिवहन और शिक्षा जैसे चीजें शामिल किए गए हैं। इन पे इन्हें अधिकार दिए गए यानी राइट्स दिए गए हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 74वें संविधान संशोधन में आरक्षण यानी रिजर्वेशन का भी प्रावधान किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें एससी और एसटी के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों को आरक्षित किया गया है और महिलाओं के लिए कम से कम 33% सीटों को आरक्षित किया गया है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि 74वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग स्वतंत्र चुनाव का भी प्रावधान किया गया है। इसके तहत हर 5 साल में चुनाव कराना अनिवार्य है यानी कंपलसरी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 74वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग नगर पालिका को फाइनेंशियल पावर भी दी गई है। मतलब नगर निकायों को कर लगाने और कर वसूलने का अधिकार दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स एंड मार्केट टैक्स। इसके अलावा नगर निकायों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से भी धन प्राप्त होता है, मतलब उनसे भी पैसा मिलता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 74वें संविधान संशोधन में नगर निकायों के कुछ कार्यों के बारे में भी बताया गया है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये वो सभी कार्य हैं जो कि नगर निकाय करती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि स्थानीय स्तर पर भी जो सरकारें हैं उन्हें काफी ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, लेकिन फिर भी उनके सामने काफी सारे चैलेंजेस है, काफी सारी समस्या है। तो चलिए अब उनको डिस्कस करते हैं। तो इसकी पहली समस्या है वित्तीय संसाधनों की कमी यानी लेक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो मैं आपको बता दूं कि स्थानीय निकायों के पास अपने लिए पर्याप्त आय के स्रोत नहीं होते हैं। इसके अलावा
केंद्र और राज्य सरकारों से मिलने वाले अनुदान यानी जो ग्रांट्स होते हैं वो समय पे नहीं मिलते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि पंचायतों और नगर पालिकाओं के पास अपने हिसाब से खर्च करने के लिए स्वायत्ता यानी ऑटोनॉमी भी नहीं होती और इसका नतीजा ये होता है कि योजनाएं अधूरी रह जाती है और विकास कार्य रुक जाते हैं। तो इसकी दूसरी समस्या है प्रशासनिक क्षमता की कमी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई बार निर्वाचित प्रतिनिधियों जैसे सरपंच और कर्मचारियों जैसे अफसर इनको प्रशासनिक प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग नहीं मिलती, जिनकी वजह से उनके पास योजना बनाने और लागू करने का अनुभव नहीं होता। इसकी वजह से योजनाएं सही तरीके से लागू नहीं हो पाती हैं। तो इसकी अगली सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि विकास योजनाओं में भ्रष्टाचार और धन के दुरुपयोग की समस्या आम बात है और इसके साथ ही बता दूं कि कामों में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी की कमी रहती है और इसका रिजल्ट ये होता है कि विकास कार्य धीमे पड़ जाते हैं और जनता को पूरा लाभ नहीं मिल पाता। तो अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो विकास योजनाओं में अक्सर भ्रष्टाचार और पैसे की गड़बड़ी हो जाती है। पारदर्शिता न होने की वजह से काम धीरे चलते हैं और लोगों को पूरा फायदा नहीं मिल पाता। तो स्थानीय सरकारों के सामने जो अगली सबसे बड़ी समस्या है वो है राजनीतिक हस्तक्षेप। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि राज्य और केंद्र सरकारें कई बार स्थानीय निकायों के कामों में अनुचित हस्तक्षेप करती हैं यानी इंटरफेरेंस करती हैं, स्थानीय निकायों के कामों के बीच दखल देती हैं और इसकी वजह से पंचायतों और नगर पालिकाओं की स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंस की कमी हो जाती है और वो अपने क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार अपने हिसाब से डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो कई बार राज्य और केंद्र सरकार ज्यादा दखल देती है, इससे पंचायतों और नगर पालिकाओं की आजादी कम हो जाती है और वो अपने हिसाब से फैसले नहीं ले पाते हैं। तो इसकी अगली समस्या है समावेश और सहभागिता की कमी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि संविधान ने आरक्षण देकर महिला, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों की भागीदारी सुनिश्चित की है, लेकिन इन रियलिटी में उनकी भागीदारी सिर्फ नाम मात्र की है। तो स्थानीय सरकारों की जो अगली सबसे बड़ी समस्या है वो है बुनियादी सेवाओं का असमान वितरण। मतलब आज भी गांव में साफ पानी, पक्की सड़कें, सफाई, स्वास्थ्य जैसी जो इम्पोर्टेंट चीजें होते हैं, जो बेसिक चीजें होती है, उन सेवाओं की भी कमी है। इसके अलावा शहरों में भी झुग्गी बस्तियों को सेवाएं नहीं मिलती, जिसकी वजह से अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ते जा रहा है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग स्थानीय स्तर की सरकार को अधिकार तो मिले, लेकिन फिर भी उनके सामने अभी बहुत से चैलेंजेस हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसके कंक्लूजन की तरफ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने भारत में विकेंद्रीकरण को संवैधानिक आधार देकर लोकतंत्र की जड़ को मजबूत किया है, लेकिन वित्तीय, प्रशासनिक और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं को दूर किए बिना स्थानीय स्वशासन मजबूत नहीं हो सकता। तो बाकी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको हमारे इस पीडीएफ के अंदर मिलने वाले हैं और इस पीडीएफ का लिंक मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहां से इस पीडीएफ को इजीली डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप हमारी इस पीडीएफ को डाउनलोड करते हो तो सबसे ऊपर आपको सब्जेक्ट का नेम शो होगा जो कि है इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इसके बाद आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर लेटेस्ट सिलेबस, देन एग्जाम पैटर्न और इसके बाद यूनिट बाय यूनिट हर एक यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि टाइम कम है इसलिए हम वीडियो नहीं बना सकते, दैट्स वाई मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि बाकी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके लिए आप हमारी इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कीजिएगा। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके जो आंसर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट हैं। अगर आप इन आंसर्स को अपने एग्जाम में लिख के आते हो तो आप डेफिनेटली अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। और ये वो सभी क्वेश्चन हैं जो कि अभी तक आपके एग्जाम में अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। अगर आप इतने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जाओगे, पढ़ के जाओगे, तो आपके एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका आंसर इजीली दे पाओगे, क्योंकि जनरली क्या होता है जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर होती है हमारी पीडीएफ खत्म। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।